कहानी गर्ग नाम के एक आदमी से शुरू होती है। तूफान के बीच गर्ग अपनी गर्भवती पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसकी पत्नी पर आसमान से बिजली गिरी थी। बदकिस्मती से डॉक्टर उसकी पत्नी को बचाने में असमर्थ रहते हैं। जब गर्ग को ये खबर दी जाती है तो वो तुरंत अपने बच्चे के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका बेटा समय से पहले पैदा हुआ और एल्बिनिज्म नामक एक दुर्लभ बीमारी के साथ जन्मा है। जब गर्ग अपने नवजात बेटे को देखने मैटरनिटी वार्ड में जाता है तो देखता है कि बच्चे के शरीर पर कोई बाल नहीं है और उसका पूरा शरीर एकदम सफेद है। ये देखकर गर्ग टूट जाता है और बच्चे को अपनाने से मना कर देता है। गर्ग के इनकार के बाद वो बच्चा अपने दादा के पास रहने लगता है, लेकिन एक दिन अचानक उसके दादा की भी मृत्यु हो जाती है। पुलिस जब इस मामले की जांच करने उस घर में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि घर के बेसमेंट में एक जवान लड़का रह रहा है। पुलिस तुरंत शहर के अनाथालय की डायरेक्टर जेसी को बुलाती है। पुलिस का मानना है कि जेरेमी नाम के इस लड़के को लोगों की नजरों से छिपाने के लिए बेसमेंट में रखा गया था, क्योंकि वो दिखने में काफी अलग था। जेरेमी जब पुलिस से बात करता है तो बताता है कि उसके दादा कॉफी बना रहे थे, तभी अचानक गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही वो बताता है कि सूरज की रोशनी से उसकी आंखों में जलन भी होती है, इसलिए वो बेसमेंट में रहता है। जेरेमी ने कभी स्कूल नहीं देखा था, लेकिन उसने हजारों किताबें पढ़कर बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये सुनकर जेसी को एहसास होता है कि जेरेमी कोई साधारण इंसान नहीं है। वो उसे अपने साथ अनाथालय ले जाने का निर्णय लेती है। जब जेरेमी अपने नए घर में पहुंचता है तो उसकी सफेद त्वचा की वजह से बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले दिन लंच के दौरान जॉनी और उसके साथी उसे परेशान करते हैं। वो चाहते हैं कि वो एक चम्मच अपनी नाक में घुसाए, लेकिन जेरेमी उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए चम्मच उठाकर उस पर अपना अंगूठा मसलने लगता है। अचानक आसपास की सारी लोहे की चीजें चम्मच से चिपकने लगती है। ये देखकर वहाँ सभी लोग मौजूद दंग रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि जेरेमी सचमुच अलग है। उस दिन जेसी जेरेमी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसकी पूरी जांच करते हैं और बताते हैं कि शरीर पर बाल ना होने के बावजूद भी जेरेमी पूरी तरह स्वस्थ है। वो ये भी बताते हैं कि जल्द ही खास लेंस आएंगे जिससे जेरेमी सूरज की रोशनी में बिना किसी परेशानी के भी घूम सकेगा। जेरेमी बाकी बच्चों से काफी ज्यादा होशियार है, इसलिए जेसी उसे एक विशेष स्कूल में भेजने का फैसला करती है। एक दिन क्लास में टीचर बच्चों को बिजली के बारे में सिखाने के लिए हाई वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही सोर्स चालू होता है जेरेमी कांपने लगता है। ये देखकर लिंसे को एहसास होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए जेरेमी सारी बिजली अपनी तरफ खींच लेता है। उसका शरीर हवा में उठने लगता है। स्थिति बिगड़ती देख टीचर सोर्स को नष्ट कर देते हैं। फिर जेरेमी बेहोश हो जाता है। टीचर डोनाल्ड जेरेमी को होश में लाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो जेरेमी को छूता है उसके हाथ के सारे बाल खड़े हो जाते हैं। ये देखकर डोनाल्ड तुरंत उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टर उसकी पूरी जांच करते हैं, लेकिन किसी भी तरह के बिजली के झटके का कोई प्रमाण नहीं मिलता। डोनाल्ड को यह सुनकर और अधिक दिलचस्पी होती है, क्योंकि इतने बड़े बिजली के झटके के बाद भी जेरेमी का सही सलामत रहना संभव नहीं है। विज्ञान के अनुसार ये नामुमकिन है। डोनाल्ड जेरेमी से बात करने का फैसला करता है। जब डोनाल्ड पुलिस के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहा होता है, उसी दौरान जेरेमी चुपचाप हॉस्पिटल से भाग जाता है। वो अपने पुराने घर की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात लिंसे से होती है। लिंसे का कुत्ता जैक जेरेमी को देखकर भौंकने लगता है। लिंसे से बातचीत करने के दौरान जेरेमी उसे बताता है कि वो लोगों की सोच और उनकी याददाश्त को महसूस कर सकता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसने लिंसे को जरूरत से ज्यादा जानकारी दे दी है तो वो चुपचाप से चला जाता है। जब वो रेलवे ट्रैक पार कर रहा होता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और वापस हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। जेरेमी बताता है कि वो हॉस्पिटल से इसलिए भागा था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के सबसे खराब पल बिताए थे। वो याद करता है कि उसी हॉस्पिटल में उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। अगले दिन जेसी ने जेरेमी का IQ टेस्ट करवाने का फैसला किया। IQ टेस्ट के दौरान विशेषज्ञ एरन जेरेमी से सवाल पूछता है। उसे यकीन नहीं होता कि जेरेमी का सारा ज्ञान केवल किताबों से आया है। टेस्ट पूरा होने के बाद डोनाल्ड कहता है कि जेरेमी एक जीनियस है, लेकिन एरन बताता है कि वे उसके IQ को माप नहीं सकते क्योंकि उसका स्कोर इतना ज्यादा है कि मापना भी पॉसिबल नहीं है। एरन के मुताबिक जेरेमी सबसे बुद्धिमान इंसान है। जैसी जेरेमी से कहती है कि वो इसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जेरेमी अपने घर लौटने की इजाजत मांगता है। जैसी उसे बताती है कि उसका दादा का घर बैंक के पास गिरवी रखा है और अब उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर जेरेमी उदास हो जाता है। जब जेरेमी उदास होता है तो कमरे की लाइट्स अचानक से जगमगाने लगती है। यह तब तक चलता है जब तक लाइट्स पूरी तरह बंद नहीं हो जाती। इसके बाद जेरेमी स्कूल बस पकड़कर अनाथालय वापस लौट आता है। हफ्ते के अंत में जब बच्चों को कैंपिंग पर ले जाया जाता है तो हमेशा की तरह जेरेमी अकेला बैठा रहता है। उसे अकेला देखकर शरीफ उससे बातचीत करने आता है। शरीफ के सवालों का जवाब देते हुए जेरेमी कहता है कि बारिश के दौरान उसे ऐसा लगता है कि वो बारिश का हिस्सा है। वो हर बूंद को महसूस कर सकता है और बिजली हमेशा उसकी तरफ आकर्षित होती है। वो अपनी दादी का जिक्र करता है जो कहती थी कि बिजली भगवान बनाते हैं, लेकिन उसे ये कभी समझ में नहीं आया कि भगवान ने उसकी माँ को क्यों छीन लिया। ये सुनकर शरीफ उससे पूछता है कि उसे अपनी माँ की मौत के बारे में कैसे पता चला। जेरेमी कहता है
कि उसे अपनी माँ की मौत का एहसास उसके जन्म से पहले ही था। अगली सुबह वो जल्दी उठकर पहली बार प्रकृति को महसूस करने जंगल जाता है। वहाँ कई छिपकलियाँ उसके पास आती है, इनमें से एक उसके हाथ पर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही जॉनी और मिच वहाँ पर आते हैं, सभी जानवर भाग जाते हैं। जॉनी और मिच जंगल में शिकार कर रहे होते हैं। जब वो निहत्थे और कमजोर जेरेमी को देखते हैं तो जॉनी उस पर बंदूक तान देता है। मिच उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी तैयार नहीं था। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, पास से एक और गोली की आवाज आती है। वो तुरंत उस दिशा में भागने लगते हैं जहाँ डेप्यूटी हॉली ने एक हिरण का शिकार किया होता है। वो हिरण अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। जेरेमी हिरण की आंखों में देखता है और उसके दर्द को महसूस करता है। जब हार्ली उसे हिरण से दूर रहने की कोशिश करता है तो जेरेमी उसका हाथ पकड़कर हिरण का सारा दर्द हार्ली को ट्रांसफर कर देता है। ये दर्द सहन न कर पाने के कारण हार्ली चिल्लाने लगता है और जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर जॉनी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी बंदूक जेरेमी पर तान देता है, लेकिन मिच बंदूक का रुख ऊपर मोड़कर जेरेमी को बचा लेता है। गोली की आवाज सुनकर घबराए जेरेमी ने हार्ली को छोड़ दिया। इसके बाद जेरेमी को स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने हार्ली के साथ ऐसा क्यों किया, तो वो जवाब देता है कि उसने केवल उस हिरण का दर्द महसूस करवाया। लेकिन शेरिफ को इस बात पर यकीन नहीं होता। शेरिफ जेसी को कमरे में अकेला छोड़कर जेरेमी से बात करने का मौका देता है। जेरेमी कहता है कि वो वहाँ पर नहीं रहना चाहता क्योंकि वहाँ किसी में भी इंसानियत नहीं है। वो ये भी कहता है कि सच्चे दोस्त कभी किसी को उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं रोकते। जेरेमी को गुस्सा आता है और कमरे में मौजूद सभी शीशे टुकड़ों में टूट जाते हैं। उधर शेरिफ घर पहुंचता है और डॉक्टर डेवेन से मिलता है। डेवेन उसकी बीमार बीवी का चेकअप करता है। डेवेन बताता है कि उसकी बीवी की हालत इतनी खराब है कि वो महीनों पहले ही मर जानी चाहिए थी। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने की सलाह देते हैं, लेकिन शेरिफ इसे अस्वीकार करता है। उसे लगता है कि एमा अपने आखिरी दिन घर में बिताना चाहेगी। उस रात जब जेरेमी कैंटीन में अकेला बैठा होता है तो डोनाल्ड उससे मिलने आता है। डोनाल्ड बताता है कि जब से उसने जेरेमी को छुआ है वो खुद को 18 साल का महसूस करने लगा है। डोनाल्ड पूछता है कि क्या जेरेमी ने कभी आइंस्टाइन की आफ्टर लाइफ थ्योरी के बारे में पढ़ा है। वो समझता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये केवल अपना रूप बदलती है। डोनाल्ड कहता है कि अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करे तो वो ऊर्जा की फॉर्म में बदल सकता है और उसे शरीर की जरूरत नहीं रहेगी। डोनाल्ड ये भी बताता है कि जेरेमी की माँ के साथ हुई घटना ने उसके दिमाग को इतना विकसित कर दिया है कि अगर वो किसी भी इंसान से अलग हो जाता है तो वो चिंतित हो जाता है, क्योंकि जेरेमी को किताबों से मिला ज्ञान उसे दुनिया की बुराइयों के बारे में नहीं सिखा सकता। डोनाल्ड जेरेमी से दोस्ती करता है और उसे इस दुनिया के अनुसार ढलने में मदद करने का वादा करता है। जब वो जेरेमी से हाथ मिलाता है तो उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो जाते हैं। ये पहली बार है कि किसी इंसान ने जेरेमी को बिना डर के छुआ। कुछ दिन बाद शेरिफ हार्ली से मिलने आता है। वो देखता है कि हार्ली ने अपने सारे हथियार हटा दिए हैं। जब शेरिफ इसका कारण पूछता है तो हार्ली बताता है कि जिस दिन उसने हिरण का शिकार किया था उस दिन जेरेमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे हिरण का दर्द महसूस करवाया था। हार्ली कहता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव था। उस एहसास के बाद अब वो किसी को जान से मारने की सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर शेरिफ जेरेमी से मिलने का फैसला करता है। शेरिफ जेमी से अनुमति लेकर जेरेमी को अपने घर ले आता है। वो चाहता है कि जेरेमी उसकी बीमार बीबी एमा की मदद करे। घर पहुंचने के बाद जेरेमी एमा के सिर पर हाथ रखता है और उसके विचारों को पढ़ने लगता है। जेरेमी बताता है कि एमा तब तक अपना शरीर नहीं छोड़ेगी जब तक उसे यकीन न हो जाए कि उसके जान जाने के बाद उसका पति और बेटा ठीक रहेंगे। ये सुनकर शेरिफ स्वीकार करता है कि उसने अपने बेटे स्टीव से कई सालों से बात नहीं की है। जेरेमी स्टीव की बचपन की कुछ बातें बताता है जिससे शेरिफ को यकीन हो जाता है कि जेरेमी सच में एमा से संवाद कर सकता है, यानी कि उसके थॉट्स को पढ़ सकता है। इसके बाद एमा अपनी आंखें खोलती है, शेरिफ को अलविदा कहती है और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। एमा के निधन की खबर जैसे ही स्टीव तक पहुंचती है वो तुरंत अपने घर वापस आता है। उसने कई साल बाद अपने पिता को गले लगाया और दोनों ने पुराने गिले शिकवे भुला दिए। कुछ दिन बाद लिंडसे जेरेमी को पार्क में मिलने आती है। वो जानती है कि लोग अंदर से कैसे होते हैं। जेरेमी उसे बताता है कि ज्यादातर लोग अपने आसपास की दुनिया से जुड़े नहीं होते। लिंडसे को ये बात समझ में नहीं आती। इस पर जेरेमी उसे समझाता है कि इंसानी दिमाग की एक सीमा होती है। लोग ये नहीं समझ पाते कि दुनिया में हर एक जीवित चीज किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है। जेरेमी अपनी बात को साबित करने के लिए लिंडसे का हाथ पकड़ता है। दोनों एक दूसरे के मन को पढ़ने लगते हैं। इस दौरान लिंडसे को पता चलता है कि जिस दिन जेरेमी पैदा हुआ था उसी दिन उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। ये जानकर लिंडसे को बहुत दुख होता है। दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के बाद करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी लिंडसे के पिता उन्हें देख लेते हैं और गुस्से में जेरेमी पर चिल्लाते हैं। जैसे तुरंत वहां पर पहुंचकर स्थिति संभालती है और जेरेमी को बचाती है। लिंडसे के पिता जाते जाते जेरेमी को धमकी देते हैं कि वो उनकी बेटी से दूर रहे। ये सब झेलने के बाद जेरेमी उस शहर को छोड़ने का फैसला करता है। शहर छोड़ने से पहले जेरेमी बास्केटबॉल कोर्ट जाता है जब जॉनी और उसके साथी उसे फिर परेशान करने की कोशिश करते हैं। इस बार जब जेरेमी जॉनी को छूता है तो उसे जॉनी की
दर्दनाक यादें दिखाई देती हैं। जॉनी बताता है कि बचपन में उसके सौतेले पिता ने उसे बहुत मारा था। इस दर्दनाक अनुभव ने उसे गुस्सैल बना दिया। जेरेमी जब उसे ये सब बताता है तो जॉनी नाराज होकर उसके कपड़े उतारकर उसे गंदे पानी में फेंक देता है। जैसे ही जेरेमी खड़ा होता है तो आसपास की सारे लोहे की चीजें उसकी तरफ खींचने लगती है। अचानक उसके ऊपर बिजली आ गिरती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। बिजली के झटके से जॉनी की दिल की धड़कन रुक जाती है, लेकिन जेरेमी अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे बिजली के झटके देता है, जिससे जॉनी होश में आ जाता है। इसके बाद जेरेमी अपने पुराने घर लौटता है और सीधे बेसमेंट में जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि सारे किताबें गायब हो चुकी हैं। वो चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर बाद जेसी वहाँ पर आती है। वो कहती है कि जब उसने पहली बार जेरेमी को देखा था तभी उसे समझ में आ गया था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो वादा करती है कि अगर जेरेमी उस पर भरोसा करेगा तो वो उसके लिए एक बेहतर जगह ढूंढने में मदद करेगी। डोनाल्ड भी वहाँ पर पहुंचता है। जब वो गाड़ी की ओर बढ़ते हैं तो हार्ली और शेरिफ से उनका सामना होता है। हार्ली जेरेमी को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ उसे रोक देता है। शेरिफ हार्ली का वॉकी टॉकी छीनकर हवा में फेंक देता है। इसी बीच जेरेमी सभी को अलविदा कहता है और तेजी से खेतों की ओर भागने लगता है। अचानक बिजली जेरेमी पर गिरती है, लेकिन वो लगातार भागता रहता है और देखते ही देखते वो गायब सा हो जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि जेरेमी अब इस दुनिया से कहीं बेहतर जगह पर चला गया है। उसका दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि अब उसे इस दुनिया में शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।